तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। ये थोड़ा छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम लगी रहती है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन वर्क में तो हो सकता है कि मैनुअली कुछ चीज़ें कभी वर्क कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकती, बट टेक्नोलॉजी में ऐसा कैसे कि जब सेम सॉफ्टवेयर है, सब कुछ वही चीज़ है, तो वो कभी वर्क कर रही है और कभी नहीं कर रही है। ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। आवाज़ वगैरह ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी इंटरनेशनल योगा दिवस। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम हुआ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 mm, लेसी सिल्ट फैक्टर। तो लेसी का जो सिल्ट फैक्टर है आपको मालूम है क्या होता है? एफ बराबर 1.76 अंडर रूट DMM होता है। तो वैल्यू आपको बहुत बढ़िया दी है 0.16, तो अंडर रूट हो जाएगा 0.04, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट दी आंसर 0.704। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Lacey silt factor for a particular alluvium is 2.0. This alluvium would comprise, again the same concept और question है। नहीं, मैंने इरिगेशन के लिए बोला था भाई। आज मैंने कहा था अगर संडे में क्लास होगी तो, मैंने बोला था अगर संडे में क्लास होगी तो हाइड्रोलॉजी, नहीं तो मंडे को टेस्ट ना हो के मंडे को इरिगेशन कराएंगे, ये बोला था। ठीक है, मंडे को मैंने इरिगेशन के लिए बोला था बालक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगेगा, 1.3 mm हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following. Garrett's diagram for the design of irrigation channel is based on। ठीक है, तो GK गटर, गटर कह रहा हूँ, कटर। ठीक है, तो गैरेट कैनेडी कटर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। कैनेडी और कटर्स पर बेस्ड होता है KKG। नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of independent equations that form the Lacey's enzyme theory is। आंसर इज बी। 3 इक्वेशंस होती हैं इंडिपेंडेंट, बाकी सब इन पर बेस्ड होती हैं। सबसे पहले तो आपकी सिल्ट फैक्टर की है, देन वेलोसिटी की इक्वेशन एंड देन आर की इक्वेशन। वेलोसिटी आ गई तो डिस्चार्ज आपको मालूम है, तो वहां से एरिया आ जाएगा और पेरीमीटर भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इज 3। 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है, बाकी सब इनसे फाइंड आउट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? हाँ जी, सिल्ट फैक्टर एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल बताता है क्या? वो तो D10 होता है, पहला आपका गलत है। दूसरा सिल्ट लोड, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड, वॉल्यूम नहीं होता, वेट होता है, तो दूसरा भी आपका गलत है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, इट मींस व्हाट इज सिल्ट चार्ज? इट इज वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम।
केवल वेट ऑफ सिल्ट जो होता है वो सिल्ट लोड होता है, वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो सिल्ट चार्ज होता है, और सिल्ट ग्रेड क्या होता है, ग्रेडेशन बिटवीन डिफरेंट सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the Rhizime scour depth for a channel in soil with silt factor unity, silt factor unity यानी कि 1 दे रखा है, and carrying 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज। अब 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिस्चार्ज का मतलब क्या है, तो स्मॉल क्यू क्या होता है, कैपिटल की अपॉन बी, तो ये होता था मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि स्मॉल क्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लेसिस रिजाइम थ्योरी, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, स्कावर डेप्थ का मतलब इस चैनल में इतनी डेप्थ तक स्कावरिंग हो सकती है, वहां से सिल्ट जो है वो उखड़ सकती है, निकल सकती है। ठीक है, तो वहां पर इतना गहरा गड्ढा जो है हो सकता है। तो R इज इक्वल्स टू 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4। ठीक है भाई, तो 8 स्क्वायर की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, चलिए आंसर इज 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल सेक्शन कैन बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ लेसिस थ्योरी, चैनल सेक्शन का आप लेसी थ्योरी के बेसिस पर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है भैया, द स्टेप्स आर मेंशन बिलो। सबसे पहले क्या करोगे, एरिया सबसे पहले आ जाएगा, तो कैलकुलेशन ऑफ द सिल्ट फैक्टर सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी तो क्यू बराबर ए बी से एरिया आ जाएगा, और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, फिर पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, 3241, 3241। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट रैप्स, FVRAPS। चलो ये तो तुम्हारी ट्रिकी बन गई फिर। इन लेसिस रिजाइम थ्योरी द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आंसर होगा, सी। डी क्यों आंसर दे रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6 होता है ना, तो यहां पर ये डिवाइड में बेटा मल्टीप्लाई वाला लेना है आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, दिलीप ने पूरा फॉर्मूले लिख दिया, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए, हाँ तो यहां पर ये डिवाइड में है, छोटू सा ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mean velocity in lacy rezyme channel, mean velocity in a line channel, normal scour depth in an alluvial channel, wetted perimeter of a lacy rezyme channel। ज्वाइनिंग का अभी पता नहीं,
देखो 1-2 महीने तो लगेंगे अभी। हाँ जी, तो 3 ऑप्शन तो आपके स्लोप से मैच कर रहे हैं और एक आपका स्मॉल क्यू से मैच कर रहा है। तो अभी हमने रिजाइम डेप्थ का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। वो क्या था, 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। तो इस क्यू की पावर 2/3 ये किससे मैच कर जाएगा आपका, तो सी तो आपका 3 से ही मैच करेगा, ठीक है भाई। सी जैसे ही आपका 3 से मैच करेगा, ए आपका 2 से मैच करेगा, सी 3 से मैच करेगा। अब इसको देखना आप, मीन वेलोसिटी इन लाइन चैनल, लाइन कैनाल मतलब या लाइन चैनल मतलब आपको मटेरियल मालूम है। अगर मटेरियल मालूम है तो उसके लिए आपको मैनिंग्स कांस्टेंट मालूम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट एस पर डिपेंड करती है। v इज इक्वल्स टू 1/n, m की पावर या r की पावर 2/3 इंटू s की पावर हाफ। तो b किससे मैच कर जाएगा, 1 से मैच कर जाएगा, और v 1 से मैच करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। अब d क्या है, वेटेड पेरीमीटर इन अ लेसी रिजाइम चैनल, तो 4.75 अंडर रूट क्यू होता है। तो ये भी आपको सीधे सीधे मिल गया, अंडर रूट क्यू वेटेड पेरीमीटर p बराबर 4.75 अंडर रूट क्यू, ठीक है। तो सारे मैच करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सही बात। तो ये भी इजी था। इनफैक्ट सी और डी से ही आंसर आ गया आपका, कुछ कर, ठीक है। सी और डी से, सी आपका 3 से और डी आपका 5 से, इसी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। फॉर अ कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर विद इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50%, मतलब 1000 हेक्टेयर वाटर है, मतलब फील्ड है, बट उसमें आप इरिगेट कितना कर रहे हो, ओनली 50%, ठीक है। तो आपने 500 हेक्टेयर को क्या करना है, इरिगेट करना है। द ड्यूटी ऑन फील्ड फॉर अ सर्टेन क्रॉप इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमिक, ठीक है, पर क्यूमिक। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज से आप 2000 हेक्टेयर को क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। तो 500 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/4 चाहिए होगा भाई। 2000 के लिए कितना चाहिए, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए। तो 500 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/4 चाहिए होगा, सीधे सीधे। तो इसके लिए आपको चाहिए 1/4। तो आपको फील्ड पर 1/4 चाहिए, ठीक है। और ये कैनाल का हेड है, बट यहां से यहां तक क्या हो जा रहा है, 25% का लॉस हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 25% का लॉस हो जा रहा है। तो यानी कि अगर वैल्यू यहां पर x थी, तो यहां पर जाते जाते क्या बच रहा है, x का 75% बच रहा है। तो x इंटू 0.75 या कहिए 75% को मैं सीधे सीधे 3/4 भी लिख सकता हूं। 1/4 तो लॉस कर गया, तो x इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 1/3। तो यहां पर 1/3 का डिस्चार्ज आपको चाहिए होगा, तब वो 25% के लॉस के बाद में 1/4 का जाते जाते बचेगा। ये सवाल सभी को समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। इसको आप ऐसा करने के बजाय सीधे सीधे आप Q इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन ड्यूटी भी कर सकते थे, कि आपको जो रिक्वायर्ड जो चाहिए Q फील्ड, तो जो Q फील्ड हो जाता वो एरिया हो जाता 1000 का 50%, यानी कि 1000 इंटू 0.5 अपॉन ड्यूटी कितनी थी आपके पास, 2000 थी। तो यहां से 1/4 आ जाता, ठीक है। तो 1/4 आपको फील्ड में चाहिए। अब 25% का लॉस हो गया, 1/4 का 3/4 बचा, तो x इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 1/4 करके। आज साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा कम कर लीजिए। एक्चुअली वो आज माइक जो है वो सही हो गया है, ठीक है। अभी तक वो हेडफोन से क्लास चल रही थी, माइक सही हो गया, तो आप लोग अपने एंड पर भी वॉइस को कम कर लो। मैं भी थोड़ा यहाँ से कम कर देता हूँ, चलिए,
ठीक है, मैंने इधर से थोड़ी सी कम कर दी है वॉइस। आदित्य नारायण शर्मा जी, अरे भैया ऐसा मत कहिए, ठीक है, ऐसा मत कहिए, गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा कम हो गई, ज्यादा कम हो गई तो बढ़ा देते हैं। अब बता दीजिएगा अभी ठीक है क्या? अब ठीक है शशांक? द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड 120 days इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ड्यूटी? तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता था? 8.64 बी अपॉन ड्यूटी, या ड्यूटी बराबर 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ठीक है, लेकिन अब इसमें ध्यान ये रखना होता है कि डेल्टा आपका मीटर में होगा, ड्यूटी आपका जो होगा वो क्यूमैक में होगा। ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमैक में। ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमैक में। और बी जो होगा वो आपका किस में होगा? डेज में होगा। कितना आ रहा है आंसर? सभी का आ गया ना, इसको करने की जरूरत थोड़ी ना है। एजुकेशन में कुछ आए ना आए, ड्यूटी डेल्टा तो सबको आता ही है। 1481, 1481। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the discharge required for different crops is 0.4 cumac in field and the capacity factor and time factors are 0.8 and 0.5 respectively, then what is the design discharge for the distributary at its head? ठीक है, तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इतना था, फील्ड, द फील्ड एंड द कैप, ठीक है, द कैपेसिटी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर। अब कैपेसिटी फैक्टर 0.8 होने का क्या मतलब है कि कैनाल जो है वो अपने फुल लेवल पर नहीं चल रही, अपनी कैपेसिटी का 80% ही यूज कर रही है, 80% ही यूज कर पाती है। तो आपको आपको कंप्लीट तो मिल नहीं पाएगा डिस्चार्ज। ठीक है, एंड पॉइंट टाइम फैक्टर 0.5 का मतलब अगर कैनाल 100 दिन चलनी थी, 100 दिन की जगह 50 दिन ही चल रही है। तो यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है वो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज आपको 80% कैपेसिटी पर और आधे दिन अगर कैनाल चले तब उस पर भी मिल जाए। तो उसके लिए हम इसको कितने के लिए डिजाइन करेंगे? तो Q बराबर आपके हो जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है उसका आप टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 0.4 अपॉन 0.8 इंटू 0.5 दैट इज 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी। कैलकुलेट करके तो सी आ रहा है ना आपका। ठीक है, कैलकुलेट करके सी आ रहा है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू 1.24 कैसे आएगा आप सॉल्व करोगे तो? ठीक है, या तो हमारे पास कोई और फैक्टर हो, तो फिलहाल तो आप आंसर सी ही लगाओगे। ठीक है, या तो एग्जैक्ट कोई तरीका हो जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकें कि 1.24 वैल्यू आ जाए। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है, यही रहने दीजिए। ठीक है, इसी को रहने दीजिए। बाकी आप चाहो तो इसको स्टार मार्क करके अलग रख लो, अगर बुक में इसका आंसर डी दिया है तो, बट हमारे फॉर्मूले से याद है तो हम तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैल्यू 1 नहीं होती तो हम उस पर जा सकते थे। नहीं बालक, अगर देखो मैं इसलिए डी पर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डी पर एग्जैक्टली 1.24 वैल्यू आ रखी है। अब 1.24 वैल्यू पर पहुंचने का मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अगर हाँ 1 ऑप्शन में नहीं होता तो मैं कह सकता था कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आप डी सेलेक्ट कर लो, है ना, तब मैं कह सकता था। बाकी मैं एक बार देख लूंगा बाद में, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a canal irrigation project 76% of the cultivable command area CCA remained without water during खरीफ सीजन। तो 76% को पानी नहीं मिला, तो कितने को मिला, 24% को। 50% ऑफ CCA remained without water during रबी सीजन इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो 58% को नहीं मिला, तो मिला कितने को, 42% को। रेस्ट ऑफ द एरियाज गॉट इरिगेटेड इन ईच क्रॉप रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, टोटल एरिया, अब कितनी मल्टीपल टाइम यूज हुआ है तो हर बार का आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 24 और प्लस 42, तो 66%। याद रखिएगा ये 100% से भी ज्यादा हो सकता है। दिस वैल्यू कैन बी मोर देन 100% ऑल्सो। मान लो अगर 70% आपका खरीफ में हो गया होता और 80% आपका रबी में हो गया होता, तो इसकी वैल्यू 100% से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सेम एरिया को आप क्या कर रहे हो, 2 बार यूज कर रहे हो। सेम एरिया को क्या यूज कर रहे हो, 2 बार यूज कर रहे हो। सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन सर्टेन ईयर 70% एंड 46% ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया इन खरीफ एंड रबी रेस्पेक्टिवली रिमेन्ड विदाउट वाटर। ठीक है, ये वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है, विदाउट। कहीं पता चला पढ़ा और दोनों को ऐड कर दिया, और ऑप्शन पहला मेरे ख्याल से दोनों को ऐड करके दे रखा है यहां पर। पिछली बार भी दोनों को ऐड करके दे रखा था क्या, पहला। हाँ देखो ऑप्शन ए में दोनों को सीधे सीधे ऐड करके दे रखा है वेव को बनाने के लिए। तो यहां पर क्या रहेगा 30। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि अब ये 2 बार पूछा गया है, तो कहीं अगली बार ऐसा ना कर दे सवाल में कि खरीफ में दे दे आपको, खरीफ में दे दे विदाउट वाटर और यहां पर दे दे इरिगेटेड। तो समझ लीजिएगा ऐसा नहीं कि बस सवाल पढ़ा और दोनों को 100 में से माइनस करके ऐड कर दिया, दोनों को 100 में से माइनस करके ऐड कर दिया जल्दबाजी में। ठीक है, ऐसी गलती हो सकती है। तो हो सकता है वो दे दे कि खरीफ में विदाउट वाटर और रबी में कह दे इरिगेटेड एरिया, तो रबी वाला एज इट इज ऐड होगा और खरीफ वाला 100 में से माइनस करके होगा। तो 30 प्लस 54 84 इज द आंसर, 84। ये क्योंकि इनके लक्षण दिख गए ना, इन्होंने दोनों क्वेश्चन में वेव को बनाने की कोशिश की, दोनों में ऐड करके ऑप्शन नंबर ए पर ही रख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पहला ऑप्शन मैच करे तो एक बार रीचेक करना है, बिल्कुल सही बात है। द ग्रॉस कमांड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इज 5000 हेक्टेयर, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल इरिगेबल। तो 5000 का 80%, 4000 हेक्टेयर जो है वो कल्चरेबल है। इसमें भी द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी इज 50%, तो रबी में 50% एरिया को इरिगेट किया गया है और खरीफ में इसका 30%। द एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 2000 हेक्टेयर क्यूबिक फॉर रबी सीजन एंड 900 हेक्टेयर पर क्यूबिक फॉर खरीफ सीजन। The discharge required at the head of the distributor from the average demand considerations is, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जो ग्रॉस कल्चरेबल एरिया था वो कितना था, 5000 था। तो इसका कल्चरेबल कमांड एरिया कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 80%। अब रवि में क्या है, इसका 50% इरिगेबल है, तो 50% कितना हो गया, 2000 हेक्टेयर। और खरीफ में कितना है, 30%, तो वो कितना हो गया आपके पास, 1200 हेक्टेयर। ठीक है,
नाउ द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द एवरेज डिमांड के बेसिस पर। तो हमने क्या क्या खरीफ में निकाला, तो 1200 डिस्चार्ज बराबर क्या होता है आपके पास, ड्यूटी बराबर होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज बराबर क्या होगा, एरिया अपॉन ड्यूटी। ठीक है, तो हमने जब खरीफ के लिए कैलकुलेट किया तो 1200 अपॉन 900 करके आया 1.33, ये खरीफ के लिए आया। और अगर हम लोग इसको रबी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2000 अपॉन 2000 आएगा, दैट इज 1 क्यूमेक। ठीक है, तो कौन सा लोगे, ज्यादा वाला डिस्चार्ज लोगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो 1.33 इज द आंसर, 1.33 इज द आंसर। अब एक बात बताओ, जैसे अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, यहां पर भी हमारा द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, जो हमारा कैलकुलेट करके आया हम उसी को टिक कर रहे हैं ना, हम इसी को टिक कर रहे हैं ना। अगर सेम सीजन की क्रॉप होती तो क्यू को ऐड कर देते। हाँ, अगर एक साथ चाहिए ऑब्वियसली बात है, अगर अलग अलग क्रॉप का दिया है और अगर सेम सीजन में है तो फिर ऐड करते। ठीक है, तो ऐड करते। हाँ बिल्कुल, तो दोनों में से मैक्सिमम वाला इनमें से, और अगर एक साथ हो रहा है तो ऐड कर दो। पेरिनियल की बात वही होगी ना, पेरिनियल की बात वही होगी ना, कि कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा ना, तो आपने कॉमन पोर्शन वाला लेना है, कॉमन पोर्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A rice crop is to be irrigated in a field covering an area of 2400 hectare. The duty and base period of rice are given as 860 hectare per cubic and 128 days respectively. The volume of water required in the field is nearly. तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। तो पहली बात तो यहां से आप क्या कर लो, डेल्टा निकाल लो, डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा क्या है, फील्ड के ऊपर वाटर की हाइट ही तो है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिए, डेल्टा निकाल लीजिए और वॉल्यूम बराबर क्या कर दीजिएगा, एरिया इंटू डेल्टा कर लीजिए। एक तरीका ये है, या इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको मालूम है डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया अपॉन ड्यूटी। तो यहां से डिस्चार्ज निकाल लीजिए, डिस्चार्ज आ जाएगा, देन वॉल्यूम बराबर होता है क्यू इंटू टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर होता है क्यू इंटू टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है, अगर दिन में है तो उसको आप क्या कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है, डेल्टा निकाल दो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका सीधा सीधा है ना, ये आप यूज करते हैं। तो जो आपको पसंद आए उस फॉर्मूले से आप कर लीजिए। फिलहाल आंसर क्या है आप लोगों का, डी आंसर आ गया। वैसे वैल्यू आ रही है 2893, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, जैसा लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए, जैसा आपको ठीक लगे आप तो वैसा कर लो, आप तो वैसा कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rice crop is to be irrigated in a field covering an area of 2400 hectare. अरे सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A lift irrigation skip using a discharge of 96 meter cube per hour is planned to raise a crop with an average delta of 0.375 मीटर। डेल्टा दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है हमें, इंटेंसिटी ऑफ 60% दे रखी है, एज्यूमिंग 3600 आवर्स ऑफ वर्किंग ऑफ द ट्यूबवेल फॉर अ ईयर, द कल्चरेबल कमांड एरिया इज।
ठीक है भाई, कल्चरेबल कमांड एरिया इज, तो क्या कर देंगे आप लोग, मास कंजर्वेशन लगा दो या वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, बात एक ही है, वाटर के आप वॉल्यूम को क्या कर दोगे, कंजर्व कर दोगे। तो आपका जो ट्यूबवेल है वो कितने आवर्स चला है, 3600 आवर चला है, 3600, और डिस्चार्ज कितना है 96 मीटर क्यूब पर आवर। तो 3600 आवर इंटू 96 मीटर क्यूब पर आवर, तो ये मीटर क्यूब में आ गया, केवल यूनिट से कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं करना। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू, अब टोटल एरिया आपने क्या मान लिया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया। कल्चरेबल कमांड एरिया कितना हो गया, ए हो गया, लेकिन आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितना है 60%, यानी कि इसका 60% 0.6 ए ही आप क्या कर रहे हो, इरिगेट कर रहे हो। और इस पर डेल्टा कितना दे रखा है आपको, 0.375 मीटर। तो लेफ्ट साइड में भी वॉल्यूम आ गया, राइट साइड में भी वॉल्यूम आ गया, यहां से आप एरिया निकाल लीजिएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ रहा है आंसर, 144, कितना 144, तो सॉल्व करके आएगा 153.6 हेक्टेयर। अब क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है तो आप क्या करोगे, क्लोजेस्ट ऑप्शन पर जाओगे। ठीक है, जब वैल्यू नहीं तो आप क्या करेंगे, क्लोजेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो कॉमन सेंस से ही हो जाते हैं। A field measures 40 hectares. When 8 cubic of water was supplied for 6 hours, 30 centimeter of water was stored in the root zone. The field application efficiency is nearly. तो field application efficiency क्या होता है, कितना वाटर स्टोर हुआ डिवाइडेड बाई कितना वाटर आपने डिलीवर किया। ठीक है, कॉमन सेंस चेक करने के लिए। तो कितना वाटर आपने डिलीवर किया है, तो 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 6 आवर है तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 8 इंटू 6 इंटू 3600, इतना आपने क्या किया, सप्लाई किया। लेकिन इसमें कितना स्टोर हुआ, तो दैट इज 40 हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और डेप्थ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.30 मीटर। और एफिशिएंसी निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, 69.78%। तो आप आंसर लगा दोगे क्या, ए, आंसर लगा दोगे ए 70%। दूसरा तरीका ये भी था आपका कि पहले, ठीक है, दूसरा तरीके से अगर आप सॉल्व करते तो आपको क्या करना पड़ता, तो एप्लीकेशन ये तो होता ये कि 0.3 डिवाइडेड बाई बेसिकली 8 इंटू, एक्चुअल में ये होता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ। इतनी डेप्थ आपने प्रोवाइड की और इतनी डेप्थ तक क्या हुआ, स्टोर हुआ। ठीक है, तो ऐसे करो या ऐसे करो, बात जो है वो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाले से क्या है, गुड। अभी आ गया आंसर। The discharge capacity required at the outlet to irrigate 3000 hectare of sugarcane having a core depth of 173 mm and a core period of 30 days is। ठीक है, तो या तो वही ड्यूटी डेल्टा का फॉर्मूला निकाल के पहले ड्यूटी निकालो और फिर एरिया अपॉन ड्यूटी से डिस्चार्ज निकाल दो, और नहीं तो सीधे सीधे क्या कर दो, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो कि 3000 हेक्टेयर है तो 3000 इंटू 10⁴ और इंटू डेल्टा कितना दिया है 173 अपॉन 10⁻3, ये वॉल्यूम आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो डिस्चार्ज इंटू टाइम, टाइम कितना है 30 डेज। ठीक है, और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86400 सेकंड होते हैं। ठीक है भाई, तो लेफ्ट साइड में एरिया इंटू हाइट कर दिया, राइट साइड में क्यू इंटू टाइम कर दिया, तो यहां से आप डिस्चार्ज निकाल लेना।
कितना आ रहा है आपका? 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यूनिटरी मेथड, यूनिट से कर दो सबसे बढ़िया। तो अच्छा, कुछ ना आपने एरिया अपॉन ड्यूटी से किया, पहले ड्यूटी निकाल लिया और फिर एरिया से ड्यूटी को, एरिया को ड्यूटी से डिवाइड कर दो तो डिस्चार्ज आ गया। दोनों सही है, एक ही बात है। ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज वेरी हाई बिकॉज लॉसेज आर लीस्ट इन ड्रिप इरिगेशन। सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ए हो जाएगा। करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजन बैच में भी सोम चल रहा है और खत्म होने वाला है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मोर सर्किल खत्म हो गया है उसमें। अब स्टार्ट होगा विजन बैच में आपका टॉर्जन भी हो गया, कॉलम स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट टॉपिक उसमें। A Persian wheel with an average discharge of 230 liter per minute irrigates 1 hectare wheat crop in 50 hours. The average depth of irrigation will be nearly. Again same question हो जाएगा आपके पास। क्या कर देंगे? Q इंटू टाइम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डेल्टा लगा देंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हो, सब कुछ को चाहो तो सेंटीमीटर में ले जाओ, या चलो मीटर में ही कर लो पहले। 230 लीटर यानी कि 230 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 230 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट। तो एक मिनट, मिनट को आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 60। ठीक है, डिस्चार्ज। और इंटू टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 50 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल्स टू, यहां से डेल्टा आपका मीटर में आएगा, उसका आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? डी। बस यूनिट, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, आपने यूनिट्स को बैलेंस करना है और कुछ नहीं, केवल यूनिट्स को बैलेंस करना है। आजकल पावर कट बड़ा हो रहा है, अगेन पावर कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is or are correct? Lining of irrigation canals has necessarily to be carried out in the reaches where the channel passes through. पहली बार जब लगी थी नीडल तो डोज लगी थी वैक्सीन की, तो गड़बड़ हो गई थी, गलत लग गया था तो ब्लड आ गया था। सेकंड टाइम में तो लगते समय तो मालूम भी नहीं चला कि लगी भी है कि नहीं लगी, पेन नहीं हुआ, बाद में हुआ। ये इन्वर्टर बीप बीप करने लगता है जब पावर कट होता है। ठीक है भाई, तो सैंडी सॉइल, कोर्स एग्रीगेट सॉइल, तो सैंडी सॉइल ही कोर्स एग्रीगेट सॉइल भी है आपकी, ग्रेवल भी आ सकता है। तो इनमें क्या होगा, इनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से सीपेज परकोलेशन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा लॉसेज होंगे। तो आंसर क्या रहेगा? सी। और कल से मैं परेशान हूँ कि ये बीप आवाज कहाँ से आ रही है क्लास टाइम में। अरे तो पूछ लो ना भाई, ये बीप बीप की आवाज कहाँ, टाइम बम तो लगा नहीं होगा यहाँ पर कि मूवी वाला जो है वो क्या कहते हैं होता है ना, टाइम बम लगा होता है तो बीप बीप चल रहा होता है। अच्छा शशांक, तुम्हारी इस बात से मुझे कुछ ध्यान आया। मुझे कहीं उड़ते उड़ते खबर आई कि आप में से कुछ लोग मतलब मुझसे डरते हैं, कि मुझसे डरते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट, और इस वजह से अपनी बात कह नहीं पाते, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो या किसी और चीज के रिगार्डिंग हो। मतलब यार, और ये जानकर मुझे इतनी हैरानी हुई और इतना मतलब क्या बताऊं मैं।
भैया जिसको भी किसी भी बैच के बारे में कुछ भी है, आप एक पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है। अगर मैं चीज़ों को किसी तरीके से करा रहा हूँ और आपको लगता है ऐसे नहीं ऐसे करने से बेटर होगा, तो आप अपनी बात को मैसेज करो, आप कॉल पे बात कर सकते हो, आप बताओ मुझे कि सर ऐसा हम सोच रहे हैं, मुझे ठीक लगेगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं अपना बता दूंगा यार कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाह रहा हूँ, है कि नहीं। अच्छा, शशांक को अपने यहाँ पर लगा। ठीक है, चलो अब लाइव चैट में तो नहीं बताऊंगा मैं। नहीं, तुम्हारी बात से इसलिए याद आएगी कि तुम्हारी बात मिलती जुलती है उस बात से, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात मिलती जुलती होगी ना कि कल से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन तुमने पूछा नहीं, एक बार भी जिक्र नहीं किया कि आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यार जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना यार, आपका बेनिफिट जिसमें होगा उससे मेरा बेनिफिट है। जितने ज्यादा सिलेक्शंस होंगे उतना ही अच्छा हमारा नाम होगा, उतना ही ज्यादा एजू फॉर टेक का नाम होगा। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो एम है वो तो एक ही है ना। ठीक है, एक ही एम है। तो कोई भी बात कभी भी मन में आए तो सीधे मुझे मैसेज करो कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, फिर मैं अपना पॉइंट बता दूंगा कि भाई ऐसे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तो वो रेस्पेक्ट वाला डर भी नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर। तो मैं तो खुद कहता हूँ, मुझे आप एज ए टीचर मानो ही मत, मुझे ऐसे मान के चलो जैसे कॉलेज में किसी सीनियर से पढ़ते थे, है ना, या अपना साथ का कोई होता था उससे कहते थे भाई बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए, Garrett's diagram are used to separate base flow from total runoff, correct inconsistency in rainfall data, determine reservoir capacity, design channel। लो भैया, इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी लगा दी, इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी लगा दी। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या रहेगा, डी हो जाएगा। हाँ, होता था ना एग्जाम में एक दिन पहले। आ, खैर मेरे हमारे जो सिविल के टॉपर थे, है ना, वो बहुत बहुत हेल्पफुल थे। मतलब ये समझ लो कि अगले दिन एग्जाम है, उन एग्जाम उनको भी देना है, और उनके पास अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी जाओगे ना, एकदम एक दिन पहले क्या, अगर सुबह में एग्जाम है और रात को भी उनको बोलोगे यार मुझे ये नहीं आ रहा भाई बता दे, तो वास्तव में बता देते थे। मतलब वास्तव में पढ़ा अपना छोड़ के और दोस्तों की हेल्प करने लग जाते थे, इतने बढ़िया टॉपर थे हमारे डीसी में। सो लाइनिंग अ कैनाल इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकल। यार हमेशा हमेशा इकोनॉमिकल या बेनिफिशियल नहीं होता है, जब तक कॉस्ट जो है वो वाटर लॉस की कॉस्ट को बैलेंस ना करे तब तक वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप जिनका नेचर उस तरीके का उनके लिए ठीक है ना। हाँ, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा मैं डोर ओपन कर देता हूँ क्योंकि पावर कट हो गया, यहाँ सफोकेशन होने लगा है। आप लोग एक सेकंड वेट कीजिए। मैम चौक से नहीं पढ़ाती थी, फैशन में रहती है। ये भी सही है। तो चौक से नहीं पढ़ाती थी फिर कैसे पढ़ाती थी? स्मार्ट बोर्ड लगवा देते यार सारे बच्चे मिलकर, मैम के लिए खुश हो जाते। चलिए, टू डिफरेंट चैनल्स एम एंड एन इन टू डिफरेंट साइट्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन लेसीज थ्योरी।
टू कैरी सेम क्वांटम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या है दोनों के लिए कांस्टेंट है, बट द बेड मटेरियल ऑफ एम इज फाउंड टू बी फाइनर देन दैट ऑफ एन, यानी कि जो डी एम है वो लेस देन है डी एन के। तो इसमें बी डी बी डी चल रहा है, बी डी बी डी, कुछ कह रहे हैं बी कुछ कह रहे हैं डी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, एफ की पावर 5/3 अपॉन 33 40 क्यू की पावर 1/6। तो मैं कह सकता हूं कि एस किसका फंक्शन है, एफ का, एफ बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और ये जो एफ है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा था डी पर। तो जिसका डायामीटर ज्यादा होगा, जिसका डायामीटर ज्यादा होगा उसका एफ ज्यादा होगा, और जिसका एफ ज्यादा होगा उसमें स्लोप ज्यादा होगा, उसमें स्लोप ज्यादा होगा। तो कोर्सर कौन है, एन, एन कोर्सर है क्योंकि एम फाइनर है, तो एन का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चैनल एन विल हैव स्टीपर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ठीक है, चैनल एन विल हैव स्टीपर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in alluvial channels carrying clear water, the ratio of maximum tractive shear stress on the sides and that on the channel bed is approximately कितना, 0.76 या 0.75 है ना, तो 0.75 होता है, यहाँ 0.76 दिया, ये ले लो। बेटा ज्यादा मतलब स्टीप होता है ना, ज्यादा स्लोप मतलब स्टीप स्लोप, स्टीप मतलब ज्यादा, स्टीप मतलब मोर, ज्यादा ढाल है ना, तो ज्यादा स्लोप होगा ना। एक स्लोप आपके पास ये है और एक स्लोप आपके पास ये है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, विच इज स्टीपर, तो ये आपका स्टीप स्लोप हो गया ना। Consider the following statements. The general depth of scour calculated by Lacey's formula in a river represents the depth below the. अब देखो ये कितना बढ़िया सवाल है। मैक्सिमम फ्लड लेवल इन द रिवर, मिनिमम फ्लो वाटर लेवल इन द रिवर, नॉर्मल फ्लो वाटर लेवल इन द रिवर, एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल, ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो क्या कोई से भी दो पॉइंट एक साथ आ सकते हैं, इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू एक साथ कभी आ ही नहीं सकती। आप छोड़ दो कि हमें पता है या नहीं पता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, इन चारों में से कोई सी भी दो वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती। हाँ, एक एक ये आ सकती है कि मान लो एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल, दो वैल्यूज तो आ सकती हैं ज्यादा से ज्यादा एक साथ, कि मान लो मैक्सिमम फ्लड लेवल जो है वही एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल है, बट जो 4 है वो या तो 1 और 4 या 2 और 4 या 3 और 4, दो दो केवल एक साथ आ सकते हैं कॉम्बिनेशन में, कि जो एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल है वो मैक्सिमम फ्लड लेवल हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल है वो मिनिमम फ्लो वाटर लेवल हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग रिवर बेड लेवल है वो नॉर्मल फ्लो वाटर हो सकता है ना, और तो कोई हो नहीं सकता। तो आपके पास आंसर क्या बचा, ओनली डी बचा, तो मैक्सिमम फ्लड लेवल इन द रिवर। ठीक है, यहां से तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब होता है क्या है, ये तो जनरली ब्रिज वगैरह के डिजाइन के लिए यूज होता है, कि जो ब्रिजेस के जो पायर्स होते हैं वहां पर, क्योंकि पता चला आपने फाउंडेशन जो बनाई है
उसकी डेप्थ आपने क्या की, यहाँ से प्रोवाइड कर दी। अब जब वाटर यहाँ से फ्लो करता है तो यहाँ पर स्कावरिंग होने लगती है। तो मान लो ये आपका जो ये ग्राउंड लेवल था, अब यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे जब स्कावरिंग होने लग जाती है तो ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो आपने जो ये स्कावरिंग डेप्थ है इसका ध्यान रखकर, ठीक है, इसका ध्यान रखकर ही आप क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एमपीपीएससी एई का एग्जाम की डेट आ गई क्या? क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ कोहेसिव सेडिमेंट। Critical shear stress of cohesive sediment decreases with the void ratio for a given plasticity index। तो क्रिटिकल shear stress क्या होता है, वो एवरेज स्ट्रेस होती है जिस पर सेडिमेंट पार्टिकल आपके क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। अगर क्रिटिकल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस हो गई, अगर स्ट्रेस क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से ज्यादा हो गई तो सॉइल पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, रिमूव होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो एक बार बताओ, अगर वॉइड रेशो ज्यादा होगा तो सॉइल लूज हो जाएगी, तो लूज सॉइल जो होगी वो तो जल्दी इरोड हो जाएगी ना, तो वहां तो शियर स्ट्रेस कम चाहिए होगी, यानी कि कम शियर स्ट्रेस पर उड़ने लगेगी। तो पहला सही है आपका। दूसरा क्या है, इंक्रीजेस विद द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ गिवन वॉइड रेशो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, सॉइल ज्यादा प्लास्टिक है, प्लास्टिक है मतलब किले ज्यादा, किले ज्यादा मतलब कोहेसन ज्यादा। और टाउ बराबर क्या होता है, सिग्मा बार 10 5 + c। वहां से भी आपको मालूम है कि कोहेसन होगा तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो बी भी सही है। सी है इंक्रीजेस विद शियर स्ट्रेंथ फॉर अ गिवन क्ले कंटेंट। ठीक है, क्ले कंटेंट ज्यादा होगा तो कोहेसन, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस भी ज्यादा होगी, मतलब पार्टिकल को मूव कराने के लिए आपको ज्यादा शियर स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो अगर पहला पॉइंट नहीं भी क्लियर है तो बी और सी तो आपको क्लियर है, अगर ये दोनों सही है तो पहला भी सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल, यूथ यही लगा लीजिए, मोर देन इनफ है। किसी भी एई जेई के एग्जाम के लिए पहले आप यूथ की एई की बुक्स लगा लीजिए, उसके बाद में कुछ और कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकल स्कावर डेप्थ इन फ्रंट ऑफ अ सेमी सर्कुलर shaped rectangular pyre having width equal to w aligned parallel to the flow below the surrounding bed is। ठीक है, तो इस तरह के पायर के लिए जो स्कावर डेप्थ कंसीडर की जाती है वो 1.5 विड्थ के 1.5 गुना। ठीक है, विड्थ का 1.5 मतलब इतना इरोड कर जाएगा। तो आप जो फाउंडेशन प्रोवाइड करोगे इतनी डेप्थ से नीचे प्रोवाइड करोगे, इतनी डेप्थ से नीचे प्रोवाइड करोगे, ठीक है, इतना तो इरोड कर जाएगा। तो जो रियल डेप्थ होगी वो 1.5 डब्ल्यू से मैक्सिमम फ्लड लेवल के 1.5 डब्ल्यू के नीचे से स्टार्ट होगी। हाँ, तो बिल्कुल बी के साथ जाइए आप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum size of gravel that will not move in the bed if the wide rectangular channel of depth 0.8 meter and longitudinal slope 0.0041 is। तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपका जो हाइड्रोलिक रेडियस होती थी वो डेप्थ के बराबर होती थी, ये तो ओसीएफ में भी बता रखा है। तो जो मिनिमम साइज होता है जो स्टेबल रहेगा वो कितना होता था, 10.8 आर एस। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 11 आर एस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10.8 आर एस या 11 आर एस है ना, जैसे भी करना चाहो एक ही बात है, क्योंकि वैल्यूज दूर दूर हैं तो आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन ही लगा दो, तो 11 इंटू, ठीक है, तो 0.8 और इंटू स्लोप कितना है आपके पास,
0.0041, अप्रोक्सीमेशन के लिए इसे भी 0.0040 कर दो, ठीक है। तो वैल्यू आपकी लगभग लगभग कितनी रहेगी, 36 mm आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए। In a lacy rhyme channel, the bed load is 0, the suspended load is 0। तो भैया लेसी ने ये नहीं कहा कि बेड लोड या चैनल लोड 0 होगा। बेड लोड क्या होता है, ऐसे सिल्क पार्टिकल जो चैनल बेड पर लुढ़क लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं रोलिंग करते हुए। और सस्पेंडेड लोड क्या होता है, जो सस्पेंशन में जाता है। बस ये होता है कि ना सिल्टिंग होनी चाहिए ना डिपोजिशन होना चाहिए। अगर सस्पेंडेड लोड ही नहीं होगा, ये सोचो, अगर सस्पेंडेड लोड ही नहीं है इसका मतलब फिर तो प्योर वाटर है, और जब प्योर वाटर है तो फिर तो सिल्टिंग होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो बेकार होगी सारी थ्योरी, है ना। तो दूसरा गलत हो गया, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो गया आपका, बी हो गया, है ना। द बेड स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ द फुल सप्लाई डिस्चार्ज एंड द सिल्ट साइज, ठीक है। क्यू और एफ का फंक्शन होता है, एफ की पावर 5/3 अपन 3340, क्यू की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Rhizime canal carries silt of median size 0.25 mm, the least silt factor of this। अगेन आपकी कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखता था यूपीपीएससी पहले, बट अब नहीं। तो 0.25 का अंडर 0.05 इंटू 1.76 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा कितना, 0.88, 0.88। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 4 जुलाई को प्री है, उसके बाद मेंस बैच अवेलेबल रहेगा। कौन सा प्री है 4 जुलाई को, मिस्टर जी आप पेपर देखिए, कहीं ना कहीं से आपको पेपर मिल जाएगा। फिर बाकी 70-80% वहीं से थे, यू थे, सही थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सभी का आंसर। तो चैनल डिजाइन बाय लेसिस थ्योरी हैज अ वेलोसिटी ऑफ इतना, सिल फैक्टर इतना, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, R इज इक्वल्स टू 2.5 V स्क्वायर अपॉन एफ। सिल फैक्टर क्योंकि आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डी दे देता पार्टिकल साइज तो सिल फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो 2.5, वेलोसिटी कितना है 0.88, तो 0.88 का स्क्वायर अपॉन 1.1, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1.76 मीटर। वेरी गुड, गुजरात पीएससी का है। अच्छा, तो मेंस का बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, एसएससी जेई ऑब्लिक ईएससी का मेंस चल रहा है, वही आपका वहां काम आ जाएगा, कन्वेंशनल अगर आता है तो। हाथ फॉर्मूला ही आ गया 1.76 अंडर रूट। चलो अगला सवाल, an alluvial channel is defined as a channel in which the flow transports sediment of the same physical characteristics as the material in the wetted surface of the channel, ठीक है, alluvial coherent। This ensures that the channel cross section and the channel slope do not change। शुभम नौटियाल जी, यार उत्तराखंड के बारे में मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है, आप लोग बताओ, उत्तराखंड वाले ही बता सकते हैं।
अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट सही लग रहा है आप लोगों को? दूसरा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ये क्या कह रहा है? दिस एंश्योर्स दैट द चैनल क्रॉस सेक्शन एंड द चैनल स्लोप डू नॉट चेंज। अगर ये चेंज नहीं करेंगे फिर तो रिजाइम में कभी आपका कैनाल आ ही नहीं पाएगी। अगर दूसरा स्टेटमेंट सही है तो क्या कभी रिजाइम में आ पाएगी? रिजाइम का मतलब क्या होता है कि जहां पर सिल्टिंग की जरूरत है वहां पर सिल्टिंग हो जाए, ठीक है, जहां पर कटिंग की जरूरत है वहां पर कैनाल कट की कटिंग हो जाए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है बालक, ठीक है। जहां पर सिल्टिंग होनी है वहां पर सिल्टिंग होगी स्टार्टिंग में, ताकि चैनल बेड विड्थ डेप्थ सब क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं, ठीक है, सब ठीक है। और एल्यूविल का मतलब ये होता है कि जितनी आसानी से डिपोजिशन हो सके, जितना इजीली डिपोजिशन हो उतनी ही इजीली क्या हो जाए, इरोजन हो, ठीक है। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर होते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल होने से इरोजन और डिपोजिशन दोनों क्या होते हैं, इजिली हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो होगा इसका सी होगा, क्योंकि ये जो है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि कैनाल को डिजाइन में आने में समय लगता है और उसमें उसके पैरामीटर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to ensure that no scarring takes place in the bed of a channel or bed slope S constructed on alluvial soil of particle size d meter, the flow value should be restricted to। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। इसको डायरेक्टली याद रखिए, 4.85 डी की पावर हाफ एस की पावर माइनस का 1/6। कैसे आता है ये फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मैनिंग्स के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला होता है आपके पास वेलोसिटी का वो होता है 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ। अब फॉर नो स्कावरिंग इन चैनल आपने अभी पीछे एक न्यूमेरिकल किया था, d बराबर 11 rs लगाया था, ठीक है। तो d बराबर 11 rs से आपके पास r की वैल्यू रहेगी d/11s। और ये स्टिकलर्स फॉर्मूला होता है, ये मैनिंग्स कांस्टेंट को कनेक्ट करता है पार्टिकल के साइज से, पार्टिकल के डायमीटर से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इस फॉर्मूले में, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का इसके अंदर केवल दो चीज है, एक तो d और दूसरा s, d और s। तो r को रिप्लेस कर दिया यहां से, ठीक है, फॉर नो स्कावरिंग, है ना, ये आपको मालूम था। तो r को रिप्लेस कर दिया यहां से, तो d और s की फॉर्म में आ गया, और n को रिप्लेस कर दिया स्टिकलर्स फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो आ गया, ठीक है, n ये भी किसकी टर्म में आ गया आपके पास, d की टर्म में आ गया, ठीक है, ये d की टर्म में आ गया। सॉल्व करोगे आप इसे, सॉल्व करोगे तो आप देख लेंगे कि आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली ही याद करना है ना, एग्जाम में प्रूफ तो करोगे नहीं। कोई दिक्कत? बस इससे क्या होता है, एक मानसिक संतुष्टि मिल जाती है कि हम पता लग गया कि फॉर्मूला आया कैसे, बस, ठीक है, फॉर्मूला आया कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the lining of canals permissible velocity of flow is lower than that with concrete lining with tile lining। अच्छा, कैनाल्स की लाइनिंग के लिए हमने टाइल्स यूज की हुई हैं, तो इनमें जो परमिसिबल वेलोसिटी होगी वो कंक्रीट लाइनिंग से कम होगी, बिकॉज द सरफेस ऑफ टाइल लाइनिंग बिकम्स रफ ड्यू टू लॉस ऑफ सरफेस मेटल विद हाई वेलोसिटी। सही बात है, वेलोसिटी हाई होगी तो फ्रिक्शन होगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो ये टाइल्स हैं वो रफ होने लगेंगी, तो लॉन्ग टर्म में अपने आप फिर जब रगोसिटी कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो फिर जो चैनल की आपकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्स टाइप के आंसर्स आ रहे हैं। आप यहां पर ये पढ़ लीजिएगा, फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन एल्यूवियल स्ट्रीम। ये जो बी आंसर दे रहे हैं वो ये लाइन कैनाल नहीं है। अगर वो लाइन कैनाल होती है तब आंसर बी होता है। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, वैसे ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकते थे कि बिकॉज डी जो है वो कैनेडी के अकॉर्डिंग है और ए जो है वो लेसी के अकॉर्डिंग है, बट लेसी जो है वो इंप्रूवमेंट है ओवर कैनेडी, तो जो आपका आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन पता नहीं कैसे मिक्सअप हो गए सारे। तो द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ चैनल इन डिजाइन एज पर लेसीज आर, कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन आर कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि डिजाइन में जब डिपोजिशन नहीं होगा और ना ही क्या कहते हैं इरोजन होगा, तो सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक पर्टिकुलर पार्टिकल को आप यहाँ पर, हाँ, द चैनल इज फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम ऑफ द सेम एल्यूवियल कैरेक्टर एज दैट ऑफ ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये ऊपर कोई कह रहे थे सर ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब यार पता नहीं आप कौन से ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। कैनेडी जो थे वो अपर पंजाब, पंजाब में थे वो शायद ना। थर्ड समझा दीजिए बेटा, थर्ड का मतलब क्या होता है, द चैनल इज फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम। इनकोहेरेंट एल्यूवियम का मतलब होता है कि जो वाटर आ रहा है या जो चैनल है, चैनल की जो सॉइल है वो उस तरह की है जिस तरह के पार्टिकल आपके पास क्या है वाटर में,
और ये जितना इजीली पार्टिकल जो है वो डिपॉजिट होंगे उतना ही इजीली पार्टिकल क्या होंगे, इरोजन होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनकोहेरेंट एल्यूवियम, मतलब जहां सिल्टिंग होने, क्योंकि क्या होता है जब कैनाल जब अपने ग्रेडियंट को एडजस्ट करती है तो ग्रेडियंट को एडजस्ट करने के लिए कहीं पर डिग्रेडेशन होता है, कहीं पर एग्रेडेशन होता है। ठीक है, एग्रेडेशन मतलब होता है जहां पर गहरा गड्ढा है, मान लो कैनाल का स्लोप इस तरीके था और कहीं पर इस तरीके से मान लीजिए अचानक से इस तरह से आ गया, तो क्या होगा, यहां पर एग्रेडेशन होगा, मतलब यहां पर सिल्टिंग होने लगेगी ताकि यहां पर ये स्मूथ स्लोप आपको मिलने लगे। और कहीं पर मान लीजिए हम्प बना हुआ है इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा, इरोजन होगा। तो जितना ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिग्रेडेशन। तो जितना इजिली एग्रेडेशन हो उतना ही इजिली क्या हो सके, डिग्रेडेशन हो सके। वैसे इसमें तो हमें कुछ और भी नाम मिल जाते हैं, अभी स्वामी एंड गुप्ता करके भी दो तीन नाम है, खोसला तो है, खोसला भी है। ठीक है, हाँ वैसे इंजीनियर्स में सही बात, ई श्रीधरन के अलावा वैसे तो वो भी हैं अपने वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर विश्वेश्वरैया जी, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग इंजीनियर्स डे बनाते हैं। यार तुम पीछे की तरफ क्वेश्चंस में लेके जा रहे हो, मुझे वो क्वेश्चन अब ढूंढना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला होता है कैनेडी के अकॉर्डिंग, ये हो गया v बराबर 0.55 m d की पावर 0.64, v बराबर 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ। मैनिंग के अकॉर्डिंग, लेसी के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला बन जाता है v बराबर 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है भाई मिथिलेश, तो ये फॉर्मूला आप जो है वो एज इट इज याद कर सकते हैं। कैसे है वो, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं से एलिमिनेशन करके आया, उन्हीं से एलिमिनेशन करके आया है फॉर्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ डायरेक्टली याद करना है भैया, और क्या एग्जाम में क्या डराइव करोगे, एग्जाम में डराइव करोगे बताओ। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में जो मैक्सिमम डेरिवेशंस होते हैं वो केवल अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं कि आपको मालूम चल गया कहां से, अल्टीमेटली तो याद ही करना है ना, पेपर में डराइव करने बैठ के फिर तो हो गया। A channel in alluvium running with constant discharge and constant sediment charge will first form its flow section and then its final longitudinal slope. Because if a channel in alluvium has a section too small for a given discharge and slope steeper than required, degradation and aggradation happen and then the flow section attains final design. भैया ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। पढ़ो, इसमें कह रहा है चैनल इन एल्यूवियम रनिंग विद कांस्टेंट डिस्चार्ज एंड कांस्टेंट सेडिमेंट चार्ज फर्स्ट फॉर्म इट्स फ्लो सेक्शन। पहले में कह रहा है कि सेक्शन फर्स्ट देन स्लोप, पहले में कह रहा है सेक्शन फर्स्ट देन स्लोप, और दूसरे में कह रहा है स्लोप फर्स्ट देन सेक्शन। पढ़ो ध्यान से, यही तो कह रहा है इफ अ चैनल इन एल्यूवियम हैज अ सेक्शन टू स्मॉल फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एंड स्लोप स्टीपर देन रिक्वायर्ड, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन हैपन, यानी कि
कहीं पर कटिंग होगी, कहीं पर फिलिंग होगी, देन द फ्लो सेक्शन अटेन्स फाइनल रिजाइम। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते, ए और बी तो हो ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो बात को? तो याद रखिएगा, पहले स्लोप एडजस्ट होता है, जहां पर भराव की जरूरत है वहां सिल्टिंग होके भर जाएगी जगह, जहां पर हम्प है वहां पर जो कटिंग होनी है वो हो जाएगी, और उसके बाद में भी अगर फ्लो एडजस्ट नहीं होगा तब कटिंग होती है, तब सेक्शन डिसाइड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये भाई, हाँ बिल्कुल। तो ए और बी के तो चांसेस ही नहीं थे, अगर हम मतलब कॉमन सेंस भी आप यहाँ पर अप्लाई करते तो। तारीफ में ज्यादा खो गए आप लोग, फिर से पावर कट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज 2 मिनट पहले छोड़, आज तुम्हें ज्यादा फ्रीडम मिल गई। कल क्या सब्जेक्ट करेंगे? कल का सब्जेक्ट बताओ अब। अच्छा, अब देखिए, मैं अब जरा ना, अब इस बार की सीक्वेंस में केवल ईएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अभी मुझे जो कुछ टॉपिक्स करवाने हैं, इरिगेशन देखते हैं अभी इसमें, और फिर ईएससी वाले बैच में कितना हो पाता है ना, उसके बाद मालूम चल जाएगा, अगर मैक्सिमम हो पाएगा तो। सर्वे तो करवा दिया ना, सर्वे तो हो गया, सर्वे नहीं हुआ क्या? सर्वे नहीं हुआ क्या? अब देखो, मुझे जो फिलहाल अभी जो फोकस है वो आपका एक स्ट्रक्चर पर रहेगा, दूसरा आपका आरसीसी में प्री स्ट्रेसिंग, इस पर हमने अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। उधर स्टील में आपका प्लास्टिक एनालिसिस, स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस, और सीपीएम पार्ट के साथ में जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, और थोड़ा सा बाद में जो क्रैश वगैरह करते हैं वो है, ये हो जाएगा। और कोई टॉपिक रहा हो तो बताओ, ठीक है? तो कल मैं ऐसा कर लेता हूं, कल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है? कल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, देन प्री स्ट्रेसिंग कर लेंगे, देन प्लास्टिक एनालिसिस, देन सीपीएम पार्ट का इक्विपमेंट वाला पार्ट। फिर मुझे बताते रहिएगा, मैंने 4 टॉपिक तो अपनी तरफ से बता दिए। स्टील का एलएसएम है, चलो वो करवा देंगे, ठीक है? तो मुझे आप टॉपिक बताते रहिएगा, 4 दिन का तो मैंने आपका कोटा यहां पर बता दिया, ठीक है? हाइड्रोलिक मशीन तो बेटा भर भर के करवा रखा है ऑलरेडी। अभी थोड़ा सा मैं ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करवा रहा हूं, जो मैंने थोड़ी अभी कवर नहीं है। सारी का जी टनल और ब्रिज भी हो जाएगा, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन कभी कभार आता है, उसके लिए भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। देन एनवायरमेंट, आज क्या तारीख है? 21 है ना आज, 21 है, तो जून जून में भी 9 टॉपिक तो मैं आराम से करवा सकता हूं, ठीक है? तो 9 टॉपिक तो अभी आराम से जून जून में ही हो जाएंगे, ठीक है? हाइड्रोलिक मशीन के मैंने क्वेश्चंस भी खूब करवा दिए हैं, और उसकी तो थ्योरी भी 4 मैराथन क्लासेस में पड़ी हुई है, एक बार आप वहां से देख डालो, ठीक है? ओसीएफ भी बहुत ज्यादा करवा रखा है। पहले चलो इस क्वेश्चन को भी देख लो, तो कल फिलहाल चलो स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसके बाद प्री स्ट्रेसिंग, देन प्लास्टिक एनालिसिस। अभी अगले 3 दिन के टॉपिक मैंने आपको बता दिए, और क्लास कल 7 बजे ही होगी, आज मंडे था इस वजह से क्लास 7:30 पे हुई, शाम में पूजा वगैरह करनी होती है, ठीक है? कोई बात नहीं दिलीप, करवा देंगे, हाइड्रोलिक मशीन भी एक दिन रख लेंगे, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है तो कर लेंगे। तो वैसे क्लास का टाइम आपका 7 बजे रहेगा, कभी कभार अर्थक्वेक और स्ट्रक्चरल डायनामिक्स देख लेंगे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? बट यहां पर क्या है ना, अभी हमें ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा देखना है जहां जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है,
मतलब इनपुट आपका कम लगे और आउटपुट आपको ज्यादा मिले, उनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो। द शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द स्ट्रीम फ्लो ऑन द बेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बेड सेडिमेंट पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे हमने क्रिटिकल शियर स्ट्रेस का क्वेश्चन किया था। बिकॉज द सेडिमेंट विल मूव when the shear stress crosses the threshold limit designated as a critical shear stress। सही बात है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। दोनों ऑप्शन सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो एलएसएम मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, आपको घबराने की क्या बात है। मैंने एलएसएम आपको पढ़ा रखा है और जितना मैंने पढ़ाया है उसके उससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो उससे बन ही जाएंगे आपके, ठीक है। तो एलएसएम के करवा देंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। और स्टील में एलएसएम में या डब्ल्यूएसएम में कोई बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। स्टील में एलएसएम करो डब्ल्यूएसएम करो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। आरसीसी में होता है कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में बहुत फर्क होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूँ।